हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएड टू टेट विद वंशिका चैनल पर। अगर आप पंजाब बीएड एंट्रेंस, सीटेट, पीएसटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टीचिंग पोटेंशियल के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड और हाई लेवल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली काम आएंगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा करेक्ट आंसर और उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मेरा ये फंडा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बोल दूँ, उसके 4 ऑप्शंस बोल दूँ और आपको आंसर बता दूँ। नहीं, मैं आपको साथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ ताकि आपको अगर कल को मोल्ड करके क्वेश्चन आएँ तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। आपको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ एक आइडिया हो जाता है कि ये किस बेस आपके दिमाग में बैठ जाता है उस क्वेश्चन के लिए। तो इसीलिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर आप नए हो चैनल पे तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो बीएड टू टेट विद वंशिका। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। मैं लगातार सीरीज़ में आपके लिए ये क्वेश्चंस बना रही हूँ ताकि आपका पेपर जल्द आने वाला है तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड टीचिंग पोटेंशियल एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं विद क्लियर इजी एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको एक टीचर बनने के नज़रिए से सोचना सिखाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यही मिलती है आपको बीएड, सीटेट, पीएसटेट और टीचिंग जॉब्स की बेस्ट प्रिपरेशन। अब आप बीएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है आप कल को टीचिंग की तैयारी भी करेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, तो आपको ये चैनल कल को हेल्प करेगा एक गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए। तो इस बात पर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारी सीरीज़ नंबर 2 है, क्योंकि हमने टॉप 50 जो पहले एमसीक्यूज किए थे वो सीरीज़ नंबर 1 थी, तो ये सीरीज़ नंबर 2 है। तो आपके इससे 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। In the process of learning, which of the following statement is most appropriate regarding the mistakes made by the students? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। स्टूडेंट शुड नेवर मेक मिस्टेक, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, और मिस्टेक अकर ड्यू टू केयरलेसनेस, समटाइम्स मेकिंग मिस्टेक इज एक्सेप्टेबल। तो आप इसमें से ऑप्शन देखिए कि कौन सा सही होगा। इसका मतलब ये है कि जब लर्निंग का प्रोसेस चलता है बच्चे के अंदर, तो जब वो मिस्टेक करते हैं तो इसमें से कौन सी एग्जाम्पल होगी जो सबसे राइट होगी। तो हम इसमें से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। वाई? बिकॉज मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, जब स्टूडेंट गलती करता है तो वो सीखने का एक नेचुरल पार्ट होता है, गलतियों से ही समझ आता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो बेस्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी। जो रीडिंग डिफिकल्टी होती है, रीड करने से, ये कौन सी स्किल है, रीड करने से जो डिफिकल्टी हमें होती है वो यंग लर्नर्स में जो होती है वो किस चीज़ से? डिफिकल्टी इन रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, ये भी पार्ट है रीडिंग का। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स एंड आइडियाज़, ये भी है पार्ट। डिफिकल्टी इन कोहेरेंट एक्सप्रेशन, ये मे भी ऑप्शन हो सकती है। डिफिकल्टी इन साउंड एंड वर्ड रिकॉग्निशन। तो हम इनमें से सारी ऑप्शन देखेंगे। जो कोहेरेंट, जो सी ऑप्शन है, कोहेरेंट एक्सप्रेशन होता है राइट जब हम कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो ये रिटन फॉर्म से हमारा क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। बाकी सारी हमारी रीडिंग डिफिकल्टी में आ जाती है, तो इसका जो आंसर है वो होगा कोहेरेंट एक्सप्रेशन। तो अब नेक्स्ट जो इसकी सिम्टम नहीं है रीडिंग डिफिकल्टी का, क्योंकि ये लिखने से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दैट इज हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एम्फेसिस। जो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी इंटेलिजेंस पर, वो किस चीज़ पे एम्फेसिस करती है? कॉन्टेक्चुअल स्किल इन लर्नर्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक नेसेसरी एबिलिटीज़ फॉर स्कूल, यूनिक टैलेंट फॉर ईच इंडिविजुअल। तो अब हम इसमें से देखेंगे कि गार्डनर के अकॉर्डिंग हर बच्चे में अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है, जैसे म्यूजिकल, लॉजिकल, बॉडीली। तो आप इसका आंसर मुझे ज़रूर करना कि गार्डनर ने जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी थी वो कितनी थी। ठीक है, तो आप ये कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसकी ऑप्शन जो करेक्ट होगी वो होगी यूनिक टैलेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल। इसमें हम जो एम्फेसिस है वो ये थ्योरी किस बेस पे? यूनिक टैलेंट पे बेस्ड है बच्चे की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, चाइल्ड डेवलपमेंट अकर ड्यू टू जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम कल्चर, सोशल इंटरेक्शन, फॉर्मल एजुकेशन और अडेप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। तो इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? वाइगोस्की के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती है, क्यों होती है? सोशल इंटरेक्शन से हमारी बनती है। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके ज़्यादा अच्छे से सीखता है, तो वो ऑप्शन बी जो होगी बिल्कुल करेक्ट होगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेल्युएशन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इवेल्युएशन का, तो इसमें से हम देखेंगे कि assess how far education has prepared learner for a productive life। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 4 होगी ये बिल्कुल करेक्ट होगी। क्यों होगी? क्योंकि इवैल्यूएशन का मेन मकसद ये देखना होता है कि एजुकेशन ने स्टूडेंट को रियल लाइफ के लिए कितना तैयार किया। तो ठीक है, इस बेस पे इवैल्यूएशन होती है। तो assess how far education has prepared learner for a productive life, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विच बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट लैंग्वेज लाइक अदर बिहेवियर इज़ लर्नड थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये कौन जो था, कौन सा थ्योरिस्ट था जो बिलीव करता था इस थ्योरी पर, ऑपरेंट कंडीशनिंग की? वॉटसन, स्किनर, गुथराई एंड थॉर्नडाइक। तो इसमें से जो ऑप्शन होगी वो कौन सी करेक्ट होगी? ऑप्शन नंबर बी। स्किनर ये मानते थे, ये कहते थे कि रिवार्ड और पनिशमेंट के ज़रिए लैंग्वेज सीखी जा सकती है। जो हम रिवार्ड और पनिशमेंट देते हैं उससे क्या होता है, बच्चे में उनकी कंडीशनिंग हो जाती है और वो इससे बेटर सीखते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इज़ टोटली करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच नीड्स शुड बी फुलफिल्ड फर्स्ट फॉर मोटिवेशन इन अ स्टूडेंट। तो जो मैस्लो के अकॉर्डिंग है, कौन सी जो नीड है वो फुलफिल की जाती है मोटिवेशन के थ्रू? स्टीम, साइकोलॉजिकल, सोशल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो मैस्लो था, इनकी 5 हायरार्किकल थ्योरी का मॉडल जो इन्होंने दिया था। तो इसमें से ऑप्शन जो होगी सबसे जो फर्स्ट होगी वो कौन सी होगी? फिजियोलॉजिकल में हमारा क्या आता है, पहले बेसिक नीड जैसे खाना पीना पूरा होगा तभी मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए। अगर हमारे पास ये बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है लाइफ में, तो हम अगर हमें खाना ही नहीं मिल रहा तो हमारा ध्यान सिर्फ खाने में रहेगा, हम पढ़ नहीं अच्छा पाएंगे। अगर हमें पहनने को नहीं मिल रहा, अगर हमारे ऊपर छत ही नहीं है, तो हम कैसे मतलब लाइफ में मतलब अपना ध्यान पढ़ने में लगा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, ये मजदूरी करने के बारे में सोचेंगे, या अगर ये चीज़ फील्ड होगी हमारी तो भी हम नेक्स्ट लेवल की ओर जाएंगे। तो ठीक है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एडजस्टमेंट मीन्स अडेप्टिंग वन सेल्फ टू डिफरेंट सिचुएशन इन ऑर्डर टू बैलेंस अदर्स स्टिमुलाई गोल्स या नीड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा नीड्स। क्यों होगा नीड्स? नीड्स इसीलिए होगा कि लाइफ के सिचुएशंस में अपने नीड को बैलेंस करना ही एडजस्टमेंट होता है। अगर हम इसको बैलेंस करके चलेंगे तो ही हमारी जो एडजस्टमेंट होगी डिफरेंट सिचुएशंस में वो बैलेंस में रहेगी। तो इसकी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर द चाइल्ड्स वर्ड वोकेबलरी बिकम। जब बच्चा साल तक का बच्चा जब अप्रॉक्स 100 वर्ड बोलना सीख जाता है, ठीक है, तो उसकी वोकेबलरी क्या बन जाती है? ग्रो हो और ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो होगी 100 वर्ड्स की। अब हम ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट इज़ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। ये जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है ये किससे एसोसिएट करते हैं? स्टैंडर्ड टेस्ट, जेलेसी ऑफ पीयर्स, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ग्रुप गाइडेंस। तो जब दो टास्क में सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं तो एक का नॉलेज दूसरे में हेल्प करता है, इसी को कहते हैं ट्रांसफ़र। तो इसमें से ऑप्शन जो सी होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेट डज अ चाइल्ड डेमोन्स्ट्रेट ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसको आप पढ़ो कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, जब बच्चा समझने लगता है कि चीज़ नज़र ना आने पर भी एग्जिस्ट करती है कोई चीज़, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट्स परमानेंस। जो होती है सेंसरी मोटर स्टेज में, जो कि कौन से साल के बच्चों में होते हैं? 0 से लेके जो बच्चे हमारे 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। उनको हमने एक बार चीज़ दिखा दी कि ये डॉल है, ठीक है, तो अब हम उनके सामने से डॉल को हटा लेंगे, लेकिन उनकी नज़रों में ये चीज़ होगी, उनके दिमाग में ये चीज़ एग्जिस्ट करती होगी कि इस टाइप की कोई चीज़ है, ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होती है वो है सेंसरी मोटर स्टेज में जो ये वाली आती है हमारे, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। लर्निंग क्या चीज़ है? ठीक है, वीकली रिलेटेड टू लर्नर एक्सपीरियंस, इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर एक्सपीरियंस और नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर एक्सपीरियंस। तो जो हम पहले देखते करते या फील करते हैं वही हमारे सीखने को इफेक्ट चीज़ करती है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर एक्सपीरियंस, जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करके सीखते हैं हमारे सोशल जो कल्चर से, वही चीज़ क्या होती है? लर्निंग हमारी मानी जाती है, जो हमने बाहर से खुद ब खुद कोई चीज़ सीखी हो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मैं आपको एक्सप्लेन साथ साथ में इसलिए करती हूँ ताकि आपको इस टाइप के कोई और मोल्ड हो के आंसर क्वेश्चंस आ जाएं तो आप इजीली टिक कर सको। अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बोल के और साथ में 4 ऑप्शन बोल के और अपना आंसर बता दूँ, मेरा काम ख़त्म, तो ये मुझे फेयर नहीं लगेगा आपके साथ करना। तो इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ थोड़ी एक्सप्लेनेशन देती हूँ ताकि आपके दिमाग में जो चीज़ है वो फिट हो जाए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर। क्रिएटिव जो आंसर होते हैं उनको किस चीज़ की जरूरत होती है? कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन क्लास और डायरेक्ट टीचिंग एंड क्वेश्चन। तो इसमें से जो ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी होगी करेक्ट। क्यों होगी? क्योंकि जो हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें क्या होता है कि हमारी जो अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वो आगे ऐसे ऐसे हो जाता है, 3 डॉट लग जाती हैं। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो उस चीज़ को पूरा कंप्लीट नहीं करते, वो हमारे लिए छोड़ देते हैं कि आगे की जो इमेजिनेशन करनी है वो आप करो। अगर हम क्लोज बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला
कि मैंने 2+2 क्या होगा, तो इसका सीधा आंसर है 4। ठीक है, तो ये कौन से क्वेश्चन हो गए जिसका आंसर एक स्टिक आता है, वो होते हैं क्लोज बेस्ड, और जो होते हैं ओपन बेस्ड क्वेश्चन वो कौन से होते हैं, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें क्या होता है, एक स्टोरी लाइन बन जाती है, जैसे हमारी इमेजिनेशन आ जाती है कि वाई डू पीपल माइग्रेट, तो इसमें से हर एक बच्चा अपनी अपनी थिंकिंग लगाएगा कि क्यों माइग्रेट होता है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो इसलिए जो क्रिएटिव आंसर हमारा इसमें से निकल के आता है। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को डेवलप करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अ टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ, एक टीचर को किस चीज़ की नॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट मैटर, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशन कोड और सब्जेक्ट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इसमें से जो बेस्ट आंसर होगा, अकेले सब्जेक्ट मैटर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अकेले सब्जेक्ट की क्यों करेंगे अगर हम बच्चे को ही नहीं अच्छे से समझ पा रहे, तो चाइल्ड साइकोलॉजी भी अगर नहीं, अगर हमें सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो ठीक है, एजुकेशन कोड ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज टोटली करेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए और चाइल्ड साइकोलॉजी की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाउ कैन अ टीचर इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। तो ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ये, इनकरेजिंग अदर स्टूडेंट टू कोऑपरेट एंड हेल्प देम एडजस्ट, मेक मार्जिनलाइज चिल्ड्रन अवेयर ऑफ स्कूल रूल्स टू फॉलो देम, रिफ्लेक्ट ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस दैट रिवील बायस एंड स्टीरियोटाइप्स और नन ऑफ द अबव। तो टीचर को स्कूल के अंदर के रूल्स और प्रैक्टिस को चेक करना चाहिए जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उन्हें सुधारना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, तभी एक इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड होगा बच्चों को जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस दैट रिवील बायस एंड स्टीरियोटाइप। अब हम, अगर आपको प्लीज़ वीडियोस पसंद आ रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाऊँ, क्योंकि आप अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी मुझे मोटिवेशन और मिलता है कि मैं ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और लेके आऊँ। क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआत हुई है, अभी हम जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, हमने लास्ट तक जब तक हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, हमारा तब तक एम है कि हम जुड़े रहें और तैयारी पेपर की करते रहें। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, दैट इज़ हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट लर्निंग मीन्स कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। तो इसमें से ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोस्की। तो इसमें से जो है पियाजे का कहना था कि बच्चे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज को खुद बनाते हैं। ठीक है, जो उनको एक्सपीरियंस होता है तो उसी चीज़ को वो नॉलेज अपनी खुद बना लेते हैं, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने दिमाग में। तो जो इसकी जो कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज की जो थ्योरी थी वो किन्होंने दी थी, पियाजे ने। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो इंटेलिजेंस का नहीं है, सिमिलैरिटी, डाइवर्सिटी, रिग्रेशन एंड मोटिवेशन। तो इसमें से जो रिग्रेशन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आएगी। क्यों आएगी, रिग्रेशन एक स्टैटिकल टर्म है, इंटेलिजेंस के पार्ट में नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि मोटिवेशन, सिमिलैरिटी, डाइवर्सिटी ये सब इस चीज़ के इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंडर आते हैं, रिग्रेशन नहीं आती। ठीक है, तो ऑप्शन, अब हम क्वेश्चन नंबर अपने 18 की ओर चलते हैं। दैट हु पॉपुलराइज द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये किसने पॉपुलराइज की थी जो इनसाइड थ्योरी थी लर्निंग की, तो ये जो थ्योरी थी ये थी गेस्टाल्ट की। गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट जो होते थे उन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइड लर्निंग में सोल्यूशन एकदम से दिमाग में क्लिक करता है, ये थ्योरी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। ठीक है, कोई भी अगर चीज़ का सोल्यूशन जो होता है वो हमारे दिमाग में एकदम से आ जाता है, तो इस चीज़ को क्या करते हैं जब हम अपने इनसाइड का मतलब ये है कि अंदर देखना, तो इसका जो आंसर है बेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ लीस्ट लाइकली टू मैच। इनमें से जो आपको देखो, आपको इस जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो इस पैटर्न के बेस पे भी आएंगे कि मैच द कॉलम, या जैसे अभी हमें ये देखने को मिल रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चिल्ड्रन आर बोर्न विद इनेट लैंग्वेज नॉलेज। तो इसमें से जो ये पीछे नाम दिए गए हैं ये थ्योरिस्ट है हमारे, इनके नाम आपको चॉम्स्की, वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर, ये सारे थ्योरिस्ट हैं, तो इनके हमें नाम दिए हुए हैं। आपने ये आगे वाले देखने हैं कि इनके साथ, इनकी थ्योरीज के साथ ये मैच करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से हम पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा जो कम मैच करता है। तो जो चिल्ड्रन आर बोर्न विद इनेट लैंग्वेज नॉलेज, ये नोम चॉम्स्की थे जो लैंग्वेज के, वो इन्होंने ये वाली चीज़ जो थी इन्होंने कहा था कि जो बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर ही एक नॉलेज होती है, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। अब लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़, ये वाइगोस्की ने कही थी ये जो बात थी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है अगर आपने ये थ्योरी पूरी अच्छे से पढ़ी होगी। लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन थॉट, तो जो थॉट की बात थी वो किन्होंने की थी, पियाजे ने करी थी, ये टोटली करेक्ट है। लैंग्वेज इज़ स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट, ये जो ये वाला 4th ऑप्शन है ये रॉन्ग है, स्किनर ने ये नहीं कहा था, क्योंकि स्किनर ने लैंग्वेज को बिहेवियर के रूप में देखा, लेकिन स्टिमुलस का आइडिया थोड़ा इनकम्प्लीट है यहाँ, तो चॉम्स्की ने इनेट लैंग्वेज आइडियाज़ जो थे वो दिए थे। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी होगी वो करेक्ट होगी, लैंग्वेज इज स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट बाय स्किनर। तो ये जो है
ये ऑप्शन हमारी गलत है, इनमें से लीस्ट जो है मैच कर रही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। दैट इज़ एट व्हाट एज इज़ अ चाइल्ड्स मेंटल एबिलिटी ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड। तो इसमें जो मेंटल जो एबिलिटी होती है एक पर्सन में, वो कब फुली हमारे दिमाग में जो है डेवलप हो जाती है, कौन सी एज में आके डेवलप हो जाती है। तो जो हमने ये पढ़ा है थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये है एट द एज ऑफ 14 ईयर्स के जो रिसर्च है वो ये कहता है कि 14 ईयर्स तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। बाद में माइनर जो इम्प्रूवमेंट्स है वो होती रहती हैं, वो पूरी लाइफ में होती रहती हैं, पर जो हमारा दिमाग है वो टोटली एक डेवलप हो जाता है 14 की एज में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन अ टोडलर थ्रोज टॉयज एंड ब्रेक देम इट इंडिकेट, जो टोडलर छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही, तो वो जो टॉयज़ हैं वो अपने ब्रेक करते हैं, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, किस चीज़ को जो है इंडिकेट करते हैं, क्यूरियोसिटी को। क्यों क्यूरियोसिटी को इंडिकेट करते हैं? क्योंकि बच्चे चीज़ें तोड़ के एक्सप्लोर करते हैं, ये उनकी नेचुरल क्यूरियोसिटी का अंदर से साइन होता है। वो समझना चाहते हैं अभी अगर मैं ये तोड़ूंगा, अगर मैं ये फेंकूंगा, अगर इधर से मैं चीज़ पटकूंगा तो इसके बाद इसका क्या होगा, ये जुड़ा रहेगा, ये टूट जाएगा, ये खुद जुड़ जाएगा, तो ये उनकी अंदर की क्यूरियोसिटी को दिखाते हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड ऑन, तो जो सक्सेस है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो दिलाते हैं, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड है? कम्युनिटी की स्पोर्ट से, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचर्स इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। तो इसमें मेन रोल किसका होता है? टीचर का होता है। क्यों, कैसे होता है टीचर का रोल? जब टीचर नए और क्रिएटिव तरीके से अपनाता है, ठीक है, कोई चीज़ को, तभी सभी लर्नर्स का इंक्लूजन पॉसिबल होता है। अगर टीचर ही नहीं सबको इंक्लूड करके रखेगा, ठीक है, तो क्लास में कैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन आएगी? तो इसमें से जो मेन है वो होता है टीचर्स इनोवेशन प्रैक्टिसेस का। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। एट व्हाट एज डज मेंटल डेवलपमेंट रीच इट्स पीक, तो कौन सी एज में जाके जो मेंटल डेवलपमेंट होते हैं वो हमारी पीक पे बिल्कुल होती है। तो इसका जो जैसे हमारे अंदर कोई कॉग्निटिव स्किल्स वगैरह होती हैं वो कौन सी एज में जाके आ जाती है, जो मेमोरी की या रीजनिंग करने की जो हमारी पीक होती है वो कौन सी एज पे आके हम अच्छी तरह ये चीज़ कर सकते हैं। तो एट द एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स, इस एज के बीच में जो ये चीज़ आ जाती है हमारी 20 to 25। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, तो जो इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट नहीं था? जॉन डीवे, वॉटसन, हल या स्किनर। तो हमें जैसे पता है कि जो वॉटसन हैं ये भी एक क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। हल भी थे जो ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, और स्किनर की तो आपने थ्योरीज पढ़ी होंगी, ठीक है। तो ये तीनों जो थे वो साइकोलॉजिस्ट थे। जो जॉन डीवे थे ये क्या थे? एक एजुकेशनिस्ट थे और एक फिलोसफर थे, ये एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखो पेपर में आते हैं जो आपको उलझा सकते हैं, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सारे पढ़े होंगे, अगर आप समझेंगे तो आपको अच्छे से आप करेक्ट आंसर है जो टिक कर पाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे यूनिक जो है क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हूँ, जो कि आप थोड़े से खुद भी कंफ्यूज हो और समझ सको टाइम पे, ठीक है। तो अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द क्वेश्चन नंबर 25, द पीरियड कॉल्ड जर्मिनल स्टेज इज। तो कौन सी जो स्टेज होती है, जो पीरियड होता है वो हम जर्मिनल स्टेज को मानते हैं। जर्मिनल स्टेज होती है वो हमारी आ जाती है 0 to 2 वीक्स में, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट 2 वीक्स को जर्मिनल स्टेज कहते हैं, जब हमारा जो जाइगोट है वो डेवलप होता है। तो इसमें से जो 0 तो लेके 2 वीक्स होते हैं उसको हम एक जर्मिनल स्टेज मानते हैं। तो जो इसका बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो हमने आज देखे। होप सो कि आपको पसंद आए होंगे। तो ठीक है, ऐसी और वीडियोस के लिए और ऐसे ही हमारी MCQ सीरीज़ के लिए आप जुड़े रहिए, डटे रहिए, ताकि आपको अच्छे से ये सारे MCQs आ जाएं और आपको पेपर में किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन देता है और नए वीडियोज़ बनाने का रीज़न भी यही होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की और सीरीज़ आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।